Assalamualaikum. I welcome you all to Learners Academy. I am Rida Bashir and today we will discuss the process of diagnosis. तो डायग्नोसिस को अगर देखा जाए तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर्स की एक एक्सपर्ट लेवल कैटेगराइजेशन है जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स यूज़ करके मेंटल डिसऑर्डर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर एडवांटेजेस देखें डायग्नोसिस के तो सबसे पहले तो आ जाता है कम्युनिकेशन के डायग्नोसिस के थ्रू मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। इसके अलावा जो दूसरा एडवांटेज है डायग्नोस्टिक सिस्टम का वो ये है कि साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड एम्पिरिकल रिसर्चेस कंडक्ट की जा सकती हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल के डायग्नोस्टिक फीचर्स के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को डिफ़ाइन करता है और फिर उन दोनों ग्रुप्स के दरमियान कंपैरिजन कर सकता है। थर्ड जो एडवांटेज आ जाता है वो ये है कि अगर डायग्नोस्टिक सिस्टम ना हो तो एबनॉर्मल बिहेवियर के कॉजेज़ से रिलेटेड रिसर्चेस कंडक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सिस्टम ट्रीटमेंट मेथड की सिलेक्शन में भी हेल्प करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट मेथड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इसके बाद अगर अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स देखे जाएँ तो मेंटल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन का बहुत साल तक इशू रहा। इसके बाद 1889 में कांग्रेस ऑफ मेंटल साइंस ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया दैट वाज इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेस, इंजरीज एंड कॉजेज़ ऑफ डेथ। देन 1952 में अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने एक अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया दैट इज़ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। जो पहला था मैनुअल दैट वाज DSM-1। देन 1968 में इसको रिवाइज़ किया गया दैट वाज DSM-2। देन 1980 में DSM-3 आया, फिर 1987 में DSM-3R आया। उसके बाद 1994 में दोबारा से DSM को रिवाइज़ किया गया और इसका 4th एडिशन पब्लिश किया गया दैट वाज DSM-4। DSM-4 के अकॉर्डिंग क्लाइंट या पेशेंट को 5 एक्सिस या 5 डोमेन्स पे इवेलुएट किया जाता है जिनमें सबसे पहला एक्सिस 1 जो आ जाता है वो क्लिनिकल डिसऑर्डर्स की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन एक्सिस 2 पे आ जाती है। मेडिकल कंडीशन को एक्सिस 3 पे इवेलुएट किया जाता है। इसके अलावा एक्सिस 4 पे साइको सोशल या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को इवेलुएट किया जाता है एंड एक्सिस 5 पे इंडिविजुअल की ओवरऑल फंक्शनिंग को इवेलुएट किया जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जनरल इश्यूज आ जाते हैं तो इनमें आ जाता है कैटेगरीज वर्सेस डायमेंशन इशू। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ डायग्नोस्टिक कंस्ट्रक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि कैटेगोरिकल इन नेचर नहीं हैं। इसके अलावा इस तरह की कैटेगराइजेशन को इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। दूसरा जो इशू आ गया वो था बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन का। तो कुछ इंडिविजुअल्स को कुछ केसेस में उनको उनके करंट बिहेवियर या प्रेजेंटिंग सिम्टम्स की बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। कुछ इंडिविजुअल्स को उनकी हिस्ट्री की बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इंडिविजुअल्स को उनके डायग्नोस्टिक इंटरव्यू की बेसिस पे डायग्नोस किया जा रहा था, कुछ इंडिविजुअल्स को उनके लेबॉरेटरी टेस्ट की बेसिस पे डायग्नोस किया जा रहा था और कुछ इंडिविजुअल्स को उनके सेल्फ रिपोर्ट मेयर्स के जो रिज़ल्ट्स आते थे उनकी बेसिस पे डायग्नोस किया जा रहा है। तो कैटेगराइजेशन की कोई स्पेसिफिक बेसिस नहीं थी बल्कि मल्टीपल बेसिस पे डायग्नोसिस दिया जा रहा था। उसके बाद प्रैग्मेटिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन का इशू आ गया कि जो DSM की क्लासिफिकेशन थी वो रियलिटी बेस्ड नहीं थी या लॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि DSM में होमोसेक्सुअलिटी को भी एज अ डिसऑर्डर मेंशन किया गया था। तो इस पर बहुत ज़्यादा इशू अराइज हुआ कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट अ डिसऑर्डर। इसके अलावा एक इशू ये भी था कि DSM की जो डायग्नोस्टिक कैटेगरीज़ हैं या डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की गई है। उसके बाद रिलायबिलिटी या डायग्नोस्टिक जजमेंट की कंसिस्टेंसी का इशू आ गया कि अगर साइकोलॉजिस्ट ए और साइकोलॉजिस्ट बी दोनों सेम पेशेंट को डील कर रहे हैं बट वो उसके डायग्नोसिस पे अग्री नहीं कर रहे तो दोनों का डायग्नोसिस यूज़लेस होगा, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने
किस साइकोलॉजिस्ट के डायग्नोसिस को एक्सेप्ट करना है। देन अगर रिलायबिलिटी एक्यूरेट नहीं होगी डायग्नोस्टिक सिस्टम की तो वो उसकी वैलिडिटी को भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, क्योंकि जब तक साइकोलॉजिस्ट पेशेंट की प्रॉपर क्लासिफिकेशन या डायग्नोसिस पे एग्री नहीं करेंगे तब तक उस क्लासिफिकेशन की वैलिडिटी को डिटर्मिन या डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता। देन सेक्स बायसनेस एंड रेशियल बायसनेस का इशू आ गया कि बहुत सारे लोगों ने ये क्रिटिसाइज़ किया कि DSM जो है वो मेल सेंटर्ड डिवाइस है। देन इसकी कवरेज का इशू आ गया। DSM-4 में 400 पॉसिबल डायग्नोसिस प्रोवाइड किए गए हैं, बट कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि DSM-4 ने मेंटल डिसऑर्डर्स को प्रॉपर कवरेज नहीं दी गई DSM-4 में, या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स को प्रॉपरली कैटेगराइज नहीं किया गया।